ओके। हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो है ना लेक्चर्स नंबर 12 होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। आज का भी लेक्चर्स हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग मैट्रिसेस का दो मल्टीप्लिकेशंस देखे थे, उसी तरह से आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ सम स्पेशल मैट्रिसेस भी देखेंगे हम। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, नीलपोटेंट क्या होता है, इस टाइप से 3-4 तरह का मैट्रिसेस है। आपको उसको देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। कल आपका टेस्ट है और उसमें आप सभी लोग अपियर हो गए, ठीक है ना, कल के टेस्ट में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है। ये मैट्रिसेस जो है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। देखिए 2/2 का अगर डिटर्मिनेंट्स है, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो वैसे ही होगा। हाँ, लेक्चर्स जो है ना, आज लास्ट में एक लेक्चर्स और लूंगा जिसपे ज्यादातर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद भी एक लेक्चर्स लूंगा, उसके बाद हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। और कैलकुलस एंड करने के बाद हम लोग वेक्टर 3D रह जाएगा, आपका एक प्रोबेबिलिटीज रह जाएगा। तो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही एकदम एंजॉयबल टॉपिक है कैलकुलस। आप काफी एंजॉय करोगे। ये तो आपका अलजेब्रा का टॉपिक हो गया। कैलकुलस में हम लोग बहुत कुछ देखेंगे जो कि हाईली कंसेप्चुअल जो है ना, पूरा आपका 12th कैलकुलस ही है। अगर कैलकुलस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कुछ ज्यादा कुछ बचता नहीं है 12th में। तो देखो, जैसे हम लोग मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशंस लर्न किए थे, उसी तरह से जो होता है डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। कोई न्यू थिंग्स नहीं है, ठीक है ना। वहां पे रोज इनटू कॉलम करते थे, यहाँ पे आप कैसे भी कर सकते हो। रोज इनटू कॉलम भी कर सकते हो, रोज इनटू रोज भी कर सकते हो, कॉलम इनटू रो के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या कॉलम को कॉलम के साथ भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आपको मैट्रिसेस में मैं रोज इनटू कॉलम ही बताया हूं, तो कोशिश करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स में भी हम लोग उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिसेस में जबकि फिक्स था रोज इनटू कॉलम, लेकिन यहाँ पे आप फ्री हो, किसी भी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्योंकि हम लोग लर्न कर चुके हैं मैट्रिसेस में रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो कोशिश करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स में भी हम लोग उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो a1 a2 b1 b2, ये 2/2 एक मैं डिटर्मिनेंट्स लिया हूं, और x1 y1 x2 y2 भी 2/2 डिटर्मिनेंट्स है। इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिखोगे। फिर रो को फिक्स रखना है, ठीक है ना, रो फिक्स रहेगा। फिर कॉलम को वैरी करवाओगे, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा, a1 y1 प्लस हो जाएगा a2 y2। इसको फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको आप चेंज करोगे, फर्स्ट कॉलम की जगह आप फर्स्ट रो की जगह आप सेकंड रो लोगे। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो b1 x1 b2 x2 ये लिखोगे। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो b1 y1 प्लस हो जाएगा b2 y2। होपफुली कोई न्यू चीज नहीं है, ठीक है ना। 11th का कैलकुलस भी कवर होगा, नहीं 11th का कैलकुलस 11th में कवर होगा। आपको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है 11th के पूरे सिलेबस में, जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो 11th का जो है ना, ऊपर का डिफिनीशन भी आपको 12th में हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग से ही देखेंगे। तो 11th का ही होपफुली कवर हो जाएगा आपका कैलकुलस। ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो क्लास के बाद पूछो, जो ना एक क्लास में जो ना ये सब चीजें पूछने नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग का 1.5 आवर मिलता है। तो कोशिश करेंगे कि ज्यादातर स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि हम लोग का इंटरेक्शन वीक में 3 days ही हो पाता है। और ये सब बातें जो ना आप ऐप पे भी पूछ सकते हो, या डायरेक्टली मेरे को कॉल करके भी आप पूछ सकते हो कहीं पे डाउट है तो। देखो उसी तरह से 3/3 डिटर्मिनेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि a1 a2 a3, ठीक है, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो, लेट्स से इसको x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 z3। ठीक है। तो 3/3 का अगर डिटर्मिनेंट्स है तो उसी तरह मल्टीप्लाई होगा जैसे हम लोग करते थे, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। इसको लिखेंगे a1 x1 प्लस a2 x2 अब प्लस हो जाएगा a3 x3। ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 हो जाएगा। उसी तरह से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a1 z1 अब प्लस हो जाएगा a2 z2 अब प्लस हो जाएगा a3 z3। ठीक है।
उसी तरह से फिर सेकेंड रो को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को थर्ड एलिमेंट लिखोगे, ठीक है ना। उसी तरह से आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या होगा b1x1 प्लस b2x2 और प्लस b3x3। उसी तरह से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो b1y1 प्लस हो जाएगा b2y2 और प्लस b3y3, और फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो b1z1 प्लस b2z2 प्लस, ठीक है, b3z3 हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा c1x1 प्लस हो जाएगा c2x2 c3x3। उसी तरह से हो जाएगा c1y1 प्लस c2y2 और प्लस c3y3। फिर उसी तरह से c1z1 और प्लस c2z2 और प्लस हो जाएगा c3z3। ठीक है, रोज को कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई किया है। यहां मैं लिख देता हूं, here we have multiplied rows by column. Similarly we can multiply जैसे हम लोग रो बाय कॉलम से किए हैं, उसी तरह से हम लोग रो बाय रो से कर सकते हैं, या नहीं तो कॉलम बाय रो से कर सकते हैं, या नहीं तो हम लोग कॉलम बाय कॉलम से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप फ्री हो, डिटरमिनेंट्स में आप फ्री हो, रो बाय रोज या कॉलम बाय कॉलम या कॉलम बाय रोज या रोज बाय कॉलम से भी कर सकते हो। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं था। मैट्रिसेस में एक ही मेथड था कि हम लोग क्या करते थे, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है दिव्यांशु, हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे। जैसे हम लोग मैट्रिसेस में पढ़े हैं, दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि डिटरमिनेंट्स में अगर दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स करना हो, डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना हो, तो मेथड वही होगा, रोज बाय कॉलम। लेकिन दो तीन और एक्स्ट्रा मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो। रो को रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉलम को रो से भी, और कॉलम को कॉलम से भी। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बताया कि अगर डिटरमिनेंट्स को अगर ट्रांसपोज भी ले लेते हो तो डिटरमिनेंट्स के वैल्यू में क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। अब इस डिटरमिनेंट्स को अगर रोज को कॉलम में लिख दे तो जिसको हम लोग रो बाय कॉलम कर रहे थे वो रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो रो बाय रो करो या कॉलम बाय रोज करो, डिटरमिनेंट्स के केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हम लोग मैट्रिसेस में क्योंकि रोज बाय कॉलम पढ़ चुके हैं, तो कोशिश यही रहेगा कि डिटरमिनेंट्स में भी हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। समझे सभी लोग? क्लियर है यहां तक? ले क्वेश्चन इस पे, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज है नहीं बताने के लिए। जनरली क्वेश्चंस जो है ना, आपको लेफ्ट टू राइट नहीं आएगा, आपको राइट टू लेफ्ट क्वेश्चंस देता है। तो देखो कुछ मैं क्वेश्चंस डायरेक्टली ले रहा हूं, उसी पे बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूं एक क्वेश्चन, जैसे express as a product of two determinant। इसको टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और वो है 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए वाई का, सॉरी वन प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ एक्स ही है, ठीक है ना, सभी जगह एक्स है। उसी तरह से ये 1 प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, और 1 प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। और उसी तरह से 1 प्लस ए जेड का होल स्क्वायर, और 1 प्लस, ठीक है, बी जेड का होल स्क्वायर, और 1 प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। ये मैं एक क्वेश्चन दिया हूं, इसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो है ना, रो बाय रो भी कर सकते हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो से रो ही तुम करो।
मैं रो से कॉलम कर रहा हूं, तो आप जैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो बाय रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, इसको एक्सप्रेस करना है टू डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। एक तो ये पहले जानना है कि कैसे पता करेंगे कि ये दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, कि डायरेक्टली प्रॉपर्टीज लगा के बनेगा। क्योंकि क्वेश्चंस देखने के बाद आपको आइडिया लगना चाहिए ना कि ये दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट का क्वेश्चन है कि या सिंपली प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। इसके लिए हिंट ये है, गौर से सुनो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए ये हिंट ये होगा कि आपको डिटर्मिनेंट जो है ना सिमेट्रिक दिखेगा। अब बोलेंगे व्हाट डज दैट मीन बाय सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का सेंस क्या होगा यहाँ पे? सिमेट्रिक का सेंस ये होगा कि रो वाइज या कॉलम वाइज कुछ ना कुछ वेरिएबल आपको फिक्स दिखेगा। अगर देखो इसको अगर देखोगे इस डिटर्मिनेंट्स को, तो आप अगर रो वाइज देखो या रो वाइज देखोगे तो एक्स फिक्स है, नहीं है? रो 1 में एक्स फिक्स है, रो 2 में वाई है और रो 3 में जेड फिक्स है। अगर कॉलम वाइज देखोगे तो कॉलम वाइज में ए फिक्स है, कॉलम 2 में बी फिक्स है और कॉलम 3 में सी फिक्स है। दैट इज नोन एज सिमेट्रिक। डिटर्मिनेंट्स क्या है? सिमेट्रिक के फॉर्म में, यानी कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यूज हिंट पता चला कि क्वेश्चन जो है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा। इसके लिए हिंट ये होगा कि डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक फॉर्म में होगा। सिमेट्रिक का सेंस ये होगा कि रो वाइज और कॉलम वाइज कोई ना कोई वेरिएबल आपको फिक्स दिखेगा। जैसे हम लोग रो वाइज देखें तो एक्स वाई जेड फिक्स है, कॉलम वाइज देखें तो ए बी सी फिक्स है। अब देखो कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में। यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको रब ना करें, इसको बना के मैं दिखाऊं आपको। पहले आप क्या करोगे, इसको एक्सपैंड कर दो। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 प्लस 2ax, अब प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसी तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 2bx, अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसी तरह से 1 प्लस 2cx प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। उसी तरह से सेकेंड रो हो जाएगा 1 प्लस 2ay, अब प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। 1 प्लस 2by, अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 प्लस 2cy प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसी तरह से थर्ड रो का एलिमेंट जो होगा 1 प्लस 2az, अब प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर जेड स्क्वायर। 1 प्लस ये हो जाएगा 2bz, अब प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये जगह 1 प्लस 2cz, अब प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा कि आपको जब भी होल स्क्वायर या होल क्यूब किसी के फॉर्म में लिखा होगा तो इसको एक्सपैंड करके लिख लोगे। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हर एक एलिमेंट को क्या किया, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, यहां तक। अब देखो इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में। ये ऑलवेज कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में। तो देखो इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। देखो गौर करो, इसको जो देखोगे जनरली क्वेश्चंस आपको लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, जनरली राइट टू लेफ्ट क्वेश्चन देगा। यानी हमेशा सिंगल डिटर्मिनेंट्स दिया रहेगा और उस डिटर्मिनेंट्स को बोलेगा कि ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, जैसे ये सिंगल डिटर्मिनेंट्स है, इसको दो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक करना है। अब इसको अब देखो इस फॉर्मूले में अगर गौर करोगे, इसको देखो क्या हो रहा है कि a1 a2 a3, a1 a2 a3 और a1 a2 a3। रो 1 में अगर आप विजुलाइज करो तो आपको a1 a2 a3 फिक्स है, नहीं है? तो a1 a2 a3 रो 1 में फिक्स है। तो जो फिक्स एलिमेंट होता है वो क्या होता है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के रो में जाता है, a1 a2 a3। गौर करो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, a1 a2 a3, यहां पे भी है a1 a2 a3 और यहां पे भी है a1 a2 a3। तो जो एलिमेंट फिक्स होता है रो वाइज, तो यहां रो वाइज a1 a2 a3 फिक्स है, तो वो क्या होगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के रो का एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट फिक्स होगा। लेकिन अगर देखोगे तो वैरी क्या कर रहा है, वैरी बेसिकली x1 x2 x3, y1 y2 y3 और z1 z2 z3 क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। तो जो वैरी कर रहा है x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, वो बेसिकली क्या होगा, सेकंड डिटर्मिनेंट्स के कॉलम में जाएगा जो वैरी कर रहा है। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। बात पकड़ में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, जो एलिमेंट फिक्स है a1 a2 a3 a1 a2 a3 और यहां पे भी a1 a2 a3 है,
वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के रो में जाएगा। और जो एलिमेंट वैरी कर रहा है x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 z3 वो बेसिकली सेकंड डिटर्मिनेंट्स के कॉलम में जाएगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 z3। इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए अगर आप यहां देखोगे तो क्या चीज आपको फिक्स दिख रहा है? मुझे फिक्स दिख रहा है 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर और 1x x स्क्वायर। यहां पे मुझे फिक्स दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 1x x स्क्वायर क्या होगा? बेसिकली ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के रो में जाएगा, क्योंकि यही एलिमेंट मुझे फिक्स दिख रहा है। 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के रो में जाएगा। उसी तरह जाएगा जैसे a1 a2 a3 a1 a2 a3 a1 a2 a3 फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के रो में एलिमेंट है। जो फिक्स है एलिमेंट हर एक में, वो बेसिकली फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के रो 1 का एलिमेंट होगा। और जो वैरी कर रहा है वो वैरी क्या कर रहा है? 1 2a a स्क्वायर 1 2b b स्क्वायर और 1 2c c स्क्वायर वो बेसिकली सेकंड डिटर्मिनेंट्स के कॉलम में जाएगा। तो 1 2a a स्क्वायर 1 2b b स्क्वायर और 1 2c c स्क्वायर ये सेकंड डिटर्मिनेंट्स के कॉलम में जाएगा। अब आप देख सकते हो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1x x स्क्वायर से इसको कॉलम 1 को, तो क्या लगता है? नहीं आ जाएगा ये एलिमेंट 1x x स्क्वायर को अगर हम कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करें तो नहीं आ जाएगा इसके इक्वल। और फर्स्ट रो को अगर हम कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इस एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। एकदम आयुष, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2x x स्क्वायर भी लिख सकते हो आयुष, क्योंकि यहां पे अगर 2 यहां से कॉमन खींच लो, इसमें से 2 कॉमन खींच लो और 2 इसमें लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो। 1 2x x स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 2x x स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर और 1c c स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो आपको पकड़ में आ ही जाएगा कि ये एलिमेंट कैसे आया होगा। कौन बताएगा मुझे? सेकेंड रो में क्या लिखेंगे? सेकेंड रो में क्या लिखें कि रो 2 का एलिमेंट आ जाएगा? क्या होना चाहिए? एकदम सही है रानी, गुड। सो बेसिकली रो 2 में जो एलिमेंट होगा 1y y स्क्वायर होगा, क्योंकि सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल आएगा, और सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल आएगा। और ऑब्वियसली थर्ड रो में जो है ऑब्वियसली 1z z स्क्वायर हो जाएगा। समझे सभी लोग? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आप 1 देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां 2 माइनस लिखाओ, इस 2 को आप चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो 2x 2y 2z। यहां से 2 हटा दो, क्या फर्क पड़ता है? 2 यहां से कॉमन ले लेंगे और ये कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो इसलिए सर्कुलेंट में बताया हूं किसके इक्वल होता है? x माइनस y y माइनस z z माइनस x हो जाएगा। और रो 2 से अगर 2 कॉमन ले लोगे और फिर इसको एक्सपैंड करोगे तो सर्कुलेंट जानते हैं क्या होता है? a माइनस b b माइनस c इंटू c माइनस a के इक्वल हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस y y माइनस z z माइनस x इंटू a माइनस b b माइनस c c माइनस a के इक्वल होगा। ले क्वेश्चन और समझे सभी लोग कि ऊपर से चला गया? हाँ ठीक है भाई, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। चलो इसको मैं रब करता हूं, यहीं पर मैं लिख देता हूं। पूरा क्लियर नहीं हुआ देखो।
This is so that the determinant a square plus b square plus c square, ab plus bc plus ca, ab plus bc plus ca, ab plus bc plus ca, a square plus b square plus c square, ab plus bc plus ca, ab plus bc plus ca, ab plus bc plus ca, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको दिखाना है कि ये ऑलवेज नॉन निगेटिव होगा, इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। इसको मुझे प्रूफ करना है। हाँ, ये सिमेट्रिक जैसा ही नहीं है, सिमेट्रिक ही है। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? ये सिमेट्रिक ही है डिटर्मिनेंट्स। एक हिंट ये भी होगा कि आपको अगर प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट होना है तो बेसिकली हर एक एलिमेंट में ना सम ऑफ 3 टर्म होगा हर एक जगह, यानी तो सम ऑफ 2 टर्म होगा, या तो 2 टर्म होगा यानी तो 3 टर्म होगा हर एक एलिमेंट में। ये भी एक एक्स्ट्रा हिंट होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट से ही बनेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट्स इज ऑलवेज नॉन निगेटिव होगा। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट ये दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? इसके लिए मैं आपको बार बार हिंट ये दे रहा हूं कि कहीं न कहीं आपको रो वाइज या कॉलम वाइज आपको वेरिएबल फिक्स दिखेगा। यहां पे अगर देखोगे रो वाइज तो एबीसी और एबीसी फिक्स है। कॉलम वाइज अगर देखोगे तो कहीं न कहीं आपको एबीसी फिक्स है। कॉलम वाइज भी अगर देखोगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको रब करें, ये समझ में आया? ये वाला पार्ट ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो एलिमेंट फिक्स होता है जैसे A1 A2 A3 और A1 A2 A3, तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट फिक्स होता है वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के रो में जाएगा, और जो एलिमेंट वैरी कर रहा है x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, तो जो एलिमेंट वैरी कर रहा है वो सेकेंड डिटर्मिनेंट्स के कॉलम में जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। ठीक है ना? इसको मैं रब करता हूं, इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करने की यहां कोशिश करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन क्या लिखा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसी तरह से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसी तरह से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में। देखो गौर से सुनो, क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें अगर देखोगे एलिमेंट एबीसी ये फिक्स है। गौर से देखो, अगर देखोगे तो एबीसी और इसमें भी एक एबीसी क्या होगा जो कि फिक्स है। एक एबीसी फिक्स है, वो उसको मैं क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स में पहला रो में आ जाएगा ये एबीसी, और जो एलिमेंट वैरी कर रहा है वो एलिमेंट वैरी क्या कर रहा है, एक एबीसी और होगा इसमें, तो एक एबीसी और बीसीए, और फिर यहां क्या बचेगा बीसीए। ये थोड़ा सा जो ना चेंज कुछ इस तरह से लिखा हुआ है बीसी प्लस सीए, तो यहां पे मैं जो लिखा हूं ये जो है बीसी प्लस सीए प्लस ए बी लिखा हुआ है, और यहां पे बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और यहाँ पे BC प्लस CA प्लस AB है, ठीक है। यहाँ पे भी BC प्लस CA प्लस AB है, पहले BC पहले लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। BC प्लस CA प्लस AB है, और यहाँ पे भी BC प्लस CA, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पीछे जस्ट लिख दिया हूं। यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूं BC प्लस CA प्लस AB, यहाँ पे भी क्या है, BC प्लस CA प्लस AB है, तो BCA BCA BCA, यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी ऐसे लिख देता हूं B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हो जो B और C और A है, B C और A है, और यहाँ पे भी BC आएगा, वो क्या होगा बेसिकली फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के पहला रो में आएगा। और जो एलिमेंट वैरी कर रहा है, तो एलिमेंट वैरी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है BCA CAB और CAB, ये सेकेंड रो में जाएगा। ये हो जाएगा BCA को मल्टीप्लाई करोगे तो BCA, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो नहीं आ जाएगा इसके इक्वल, और इसके इक्वल क्या आएगा, जब हम CAB से मल्टीप्लाई करेंगे तो CAB, अब BCA से मल्टीप्लाई होगा तो इसके इक्वल आ जाएगा, और यहां पे भी क्या आएगा, CAB आएगा। समझे सभी लोग? हाँ, BCA फिक्स है, BCA को फिक्स है, तो BCA से मल्टीप्लाई होगा तो नहीं आ जाएगा इसके इक्वल, और BCA जब CAB से मल्टीप्लाई होगा तो इसके इक्वल आ जाएगा, और BCA जब CAB से मल्टीप्लाई होगा तो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये समझे सभी लोग? एक बार टाइप कर दो, समझ में आए कि नहीं। और फिर क्या होगा कि ये एलिमेंट कैसे आएगा, इस एलिमेंट में BCA हो गया, अब BCA, अब देखो BCA यहाँ पे है ही, तो BCA किससे मल्टीप्लाई करेंगे, BCA को अगर हम ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे BCA को ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। ABC BCA CAB नहीं आ जाएगा, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AC BC CA नहीं आएगा। कॉलम 2 कॉलम 3 आइडेंटिकल आ जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा, कॉलम 2 कॉलम 3 आइडेंटिकल, आपको इसी तरह से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको इसी तरह से लिख लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, और ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब आप देख सकते हो यहाँ ABC आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ ABC फिक्स है, ABC ABC, तो यहाँ पे भी मुझे ABC लिखना पड़ेगा, बात समझे, तभी तो ABC से ABC मल्टीप्लाई होगा तो इसके इक्वल आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ठीक है ABC आप ले लिए, यहाँ तो बचा क्या, तो BCA बचा, तो यहाँ मुझे BCA लेना पड़ेगा और यहाँ पे CA भी लेना पड़ेगा, समझे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA, और इसको AC प्लस AB प्लस BC नहीं आ जाएगा इसके इक्वल। उसी तरह से सेकेंड रो में क्या आएगा बताओ, ABC को ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एकदम सही है श्रेयांश, क्योंकि ABC आ गया तो यहाँ पे BCA लेंगे और यहाँ पे CAB लेंगे, इसी दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। क्योंकि ये जानते हो, ये ऑलवेज मैं लिखा चुका हूं कि ABC अगर डिस्टिंक्ट होती है निगेटिव होता है, और ये भी निगेटिव होता है, तो निगेटिव क्या होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्रूफ हो गया कि ऑलवेज क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा, ठीक है, समझे। चलो एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जैसे इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of A minus B
कॉस ऑफ ए माइनस क्यू, कॉस ऑफ ए माइनस आर। उसी तरह से दिया है कि कॉस ऑफ बी माइनस पी, कॉस ऑफ बी माइनस क्यू और कॉस ऑफ बी माइनस आर। उसी तरह से कॉस ऑफ सी माइनस पी, कॉस ऑफ सी माइनस क्यू और कॉस ऑफ सी माइनस आर। इसका वैल्यू निकालना है। ये बहुत पहले एडवांस में आया था। कॉस ऑफ ए माइनस पी, कॉस ऑफ ए माइनस क्यू, कॉस ऑफ ए माइनस आर, कॉस ऑफ बी माइनस क्यू, कॉस ऑफ बी माइनस क्यू, कॉस ऑफ बी माइनस आर, कॉस ऑफ सी माइनस पी, कॉस ऑफ सी माइनस क्यू और कॉस ऑफ सी माइनस आर। तो क्लियरली दिख रहा है कि रो वाइज जो है आपको फिक्स क्या है, ए बी सी है। हाँ, पहले एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, पहले एक्सपैंड कर लो फटाफट। सही बोले हो, पहले एक्सपैंड कर लेते हैं। तो बताओ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस पी, अब प्लस हो जाएगा साइन ए साइन पी। उसी तरह से ये हो जाएगा कॉस ए कॉस क्यू, अब प्लस हो जाएगा साइन ए साइन क्यू, ठीक है। उसी तरह से कॉस ए कॉस आर, अब प्लस हो जाएगा साइन ए साइन आर। उसी तरह से रो टू को अगर एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा कॉस बी कॉस पी, अब प्लस हो जाएगा साइन बी साइन पी। उसी तरह से कॉस बी कॉस क्यू, अब प्लस हो जाएगा कॉस बी, ठीक है, सॉरी साइन साइन बी साइन क्यू। उसी तरह से ये हो जाएगा कॉस बी कॉस आर, अब प्लस हो जाएगा साइन बी, ठीक है, साइन आर। और फिर ये हो जाएगा कॉस सी कॉस पी, अब प्लस साइन सी साइन पी। उसी तरह से हो जाएगा कॉस सी कॉस क्यू, अब प्लस हो जाएगा साइन सी साइन क्यू। और ये हो जाएगा कॉस सी कॉस आर, अब प्लस हो जाएगा साइन सी इंटू साइन आर। और क्लियरली ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। देखो कैसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में। क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में, क्योंकि रो वाइज अगर देखोगे तो एबीसी फिक्स है और कॉलम वाइज अगर देखोगे तो पी क्यू आर फिक्स है। तो कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन ये आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं। बहुत आप रेयर देखे होगे वीडियो पे, अगर आप यूट्यूब पे देखे होगे तो ये पढ़ाया गया होगा। लेकिन अगर एक बार समझ गए ना तो क्वेश्चन जो ना 30-35% आपको चाहिए आईआईटी करने के लिए। और यही सब क्वेश्चंस ऐसा है जो कि आप अनलॉक कर सकते हो। अगर कर लिए तो बहुत इजी, डिफिकल्टी जरूर है, लेकिन एक बार अगर समझना है आपको। देखो यहाँ पे कैसे हम लोग सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपसे फिर से सुनने की कोशिश करो, क्या फिक्स दिख रहा है यहाँ पे, कॉसेस साइन ए कॉसेस साइन ए कॉसेस साइन ए फिक्स है एकदम से। ये कॉसेस साइन ए, तो कॉसेस साइन ए इसको क्या होगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के रो में जाएगा। लेकिन तीसरा एलिमेंट क्या ले लोगे, जीरो ले लोगे, क्योंकि सम ऑफ तीन एलिमेंट तो है नहीं, कहीं ना कहीं तीसरा एलिमेंट जीरो होगा। और जो वैरी कर रहा है कॉस पी साइन पी, कॉस क्यू साइन क्यू और कॉस आर साइन आर, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, कॉलम में जाएगा। ये जाएगा कॉस पी साइन पी जीरो, कॉस क्यू साइन क्यू जीरो एंड कॉस आर साइन आर जीरो। बात समझे, ये कॉलम वाइज जाएगा। जो एलिमेंट वैरी कर रहा है कॉस पी साइन पी, कॉस क्यू साइन क्यू और कॉस आर साइन आर, वो सेकेंड डिटर्मिनेंट्स के कॉलम में जाएगा। कॉस क्यू साइन पी जीरो, कॉस क्यू साइन क्यू जीरो और कॉस आर। अब देख सकते हो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे कॉलम से तो नहीं आ जाएगा ये फर्स्ट एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये अंडरस्टूड है। अब आप पकड़ लोगे कि सेकेंड रो और थर्ड रो में क्या होना चाहिए एलिमेंट, क्या लगता है सेकेंड रो और थर्ड रो में होना चाहिए, सेकेंड रो और थर्ड रो में क्या होगा जिससे कि ये एलिमेंट आ जाए, सेकेंड रो में क्या होगा, एकदम सही है, सेकेंड रो में होगा कॉस बी साइन बी जीरो, और थर्ड रो में आ जाएगा कॉस सी
साइन सी 0, क्योंकि इसका भी वैल्यू 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा, क्योंकि किसी भी रो और कॉलम में अगर सारे एलिमेंट 0 होते हैं डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है, तो इसका आंसर होगा 0। अगर मान लो नहीं पढ़ाए रहते तो क्या करते इस क्वेश्चन के साथ? बहुत सारा तुम लोग प्रॉपर्टीज लगाते, रो को कॉलम से सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन बनता नहीं। कितना इजिली बन गया, इसका आंसर जो है ना 0 के इक्वल होगा। ले क्वेश्चन और समझे सभी लोग? पॉइंट आउट करो अगर नहीं समझ में आए कहीं तो। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन एक बार अगर समझ गए तो बहुत इजी है। चलो रब करते हैं इसको। टेस्ट में आपका ये भी कवर होगा, ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स भी कवर है। टेस्ट सभी लोग दोगे कल। जैसे देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। डेल्टा इक्वल टू दे रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए के पावर 4, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और 1 प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये भी सिमेट्रिक ही है आपको। नहीं, ठीक है? बताओ ये किसके इक्वल होगा? मैं ऑप्शंस भी रख रहा हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। बी ऑप्शन में दे रहा हूं कि 2 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए के इक्वल होगा। सी ऑप्शन में दे रहा हूं मैं आपको कि 4 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए के इक्वल होगा। और बी ऑप्शन में दे रहा हूं क्या, ए प्लस बी प्लस सी का ये होल क्यूब के इक्वल होगा। बिना निकाले एकदम हिट एंड ट्रायल यूज कर रहे श्रेयांश। एकदम कंफर्मली बोलो क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए के पावर हो। बेसिकली ये जो ना ये भी डिटरमिनेंट्स आपका सिमेट्रिक है। हाँ श्रेयांश सही है, ए ऑप्शन ही इसका आंसर होगा, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन ही होगा। देख लो कैसे ये प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप देखो तो फिक्स क्या है इसमें, 1 ए स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर, ये फिक्स है। इसमें भी 1 ए स्क्वायर ले सकते हो। तो 1 ए स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट डिटरमिनेंट्स के रो में रख दोगे जो एलिमेंट फिक्स है। ठीक है प्रीतम, आयुष, तो कॉलम में क्या आ जाएगा, कौन मुझे बताएगा? तो सेकेंड डिटरमिनेंट्स में कॉलम में क्या आएगा? सेकेंड डिटरमिनेंट्स के कॉलम में क्या आएगा? यस गुड, सेकेंड डिटरमिनेंट्स के कॉलम में तो ये आएगा 1 ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इसके इक्वल आ जाएगा। और जो एलिमेंट वैरी कर रहा है 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, ये बेसिकली कॉलम में जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। जब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। और अंडरस्टूड है कि फर्स्ट डिटरमिनेंट्स के रो में क्या आएगा, फर्स्ट डिटरमिनेंट्स के रो में जो आएगा आपको ये एलिमेंट कब आएगा, 1 बी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर फिक्स है, ऑब्वियसली ये फर्स्ट डिटरमिनेंट्स के रो 2 में जाएगा। उसी तरह से 1 सी स्क्वायर आ जाएगा रो 3 में, तभी ये एलिमेंट सब आएगा। समझे सभी लोग? तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। आप जानते हो ये दोनों इक्वल ही होता है क्योंकि इसी का ट्रांसपोज है ये।
ये बेसिकली क्या हो जाएगा 1 1 1 और ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जानते हो इस सर्कुलेंट मैं निकाला हूं ए माइनस बी और ये बी माइनस सी और ये सी माइनस ए होता है, इसका क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ओ का होल स्क्वायर। समझ गए साहिल? समझना तो है ही, समझा के रहेंगे ही। मेरा ये कभी ये मोटो नहीं है कि सिर्फ आपको बोर्ड पढ़ा के निकल जाओ। कुछ ना कुछ अगर नहीं होता है तो ये मेरी कमी नहीं होगी। हम सब कुछ चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो हम सब कुछ पढ़ाएंगे। दो चीजें इसमें अभी भी मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स को इंटीग्रेट कैसे करेंगे और किसी भी डिटर्मिनेंट्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये आपका बचा हुआ है। ये रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स और रेस्पेक्टिव आपका क्या होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मैं बताऊंगा। समेशन वाला बता दिया हूं कि समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे करेंगे। तो मैं छोड़ने वाला कुछ नहीं हूं, मैं ये आपको एहसास दिला दूंगा कि अगर कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट अगर नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं अपने एंड पे कमी कर रहे हो। हम अपने एंड पे कहीं कमी नहीं करेंगे, ना तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कमी करेंगे ना ही थ्योरी में कमी करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो प्रोडक्ट का क्वेश्चंस कंसेप्ट यही है कि कब होगा प्रोडक्ट में क्वेश्चंस बनेगा तो रो वाइज और कॉलम वाइज कुछ ना कुछ एलिमेंट जो वेरिएबल होगा वो फिक्स दिखेगा तो प्रोडक्ट से बन जाएगा। चलो इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो सम स्पेशल मैट्रिसेस। ठीक है, सम स्पेशल मैट्रिसेस। सबसे पहला मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be orthogonal matrix if A into A transpose इक्वल टू होगा A ट्रांसपोज into A। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, where I is an identity matrix। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब उस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या हो इक्वल आ जाना चाहिए। अगर आता है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो ए जो है ना ए ट्रांसपोज का इनवर्स के इक्वल होगा, नहीं होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आई के इक्वल है। इनवर्स का भी डेफिनेशन मैं यही लिखवाया हूं। तो चलो डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस इस पे लेता हूं। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना पूछा है मेंस में आपको, तो डायरेक्टली मैं मेंस का ही क्वेश्चंस लेता हूं आपको। तो देखो इसको कैसे बनाओगे। इफ ए इक्वल टू ए बी सी बी सी ए सी ए बी, दिया गया है कि वेर ए बी सी आर रियल पॉजिटिव नंबर्स और एबीसी जो है ना इंटीजर है।
एबीसी रियल पॉजिटिव और इंटीजर भी है, और दिया गया है कि एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई है, then find the value of ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये एडवांस में इंटीजर टाइप में आया था क्वेश्चन, इंटीजर टाइप में आया था। तो इंटीजर टाइप में इसका आंसर होगा सिंगल डिजिट इंटीजर, 0 से लेकर के 9 तक। तो समटाइम्स लिखेगा आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी तो समटाइम्स ये रिलेशन ही लिख देगा, ए ट्रांसपोज इनटू ए आई के इक्वल है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी एक 3x3 मैट्रिक्स लिखा हुआ है, एबीसी बीसी सी ए बी, एबीसी जो है रियल पॉजिटिव नंबर है, एबीसी इंटीजर है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आई के इक्वल है, तो बोल रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू किसके इक्वल होगा। एक रिलेशन और दिया गया है, एबीसी का वैल्यू 1 के इक्वल है, एंड एबीसी इक्वल टू 1, ठीक है ना। एबीसी का वैल्यू प्रोडक्ट जो है 1 के इक्वल है। कैसे बनाओगे, क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? तो ऑब्वियसली क्या करेंगे हम लोग, ए ट्रांसपोज इंटू ए से निकालेंगे, और तो कोई तरीका ही नहीं। ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई के इक्वल है, इसमें पुट कर दोगे, ए है ए बी सी, बी सी ए बी, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, रोज को कॉलम में लिखोगे तो ये हो जाएगा ए बी सी बी सी ए बी, ठीक है ना। तो बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी ए बी और बी सी, तो ये भी आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इस तरह से हम लोग देखना, मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल आएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। उसी तरह से ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और फिर ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आइडेंटिटी के इक्वल है, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। ए इंटू ए ट्रांसपोज को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको वो बोल रहा है कि आई के इक्वल है। तो क्या करोगे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कंसेप्ट लगाओगे। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होगा, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 आ जाएगा, एंड और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे, कंपेयर करोगे तो। पिछले टेस्ट में ये क्वेश्चन था, हाँ दिव्यांशु, पढ़ाया इसलिए नहीं था क्योंकि डायरेक्टली आप मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैं पढ़ा चुका था, ट्रांसपोज भी पढ़ा दिया था, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस भी पढ़ा दिया था। तो ये तीनों कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब एक रिलेशन आपको खुद दिया गया कि एबीसी का वैल्यू 1 के इक्वल है। अब देखो मुझे वैल्यू किसका निकालना है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। कैसे निकालोगे इसको? हाँ रानी, एकदम गुड, वेरी गुड रानी, 4 के इक्वल होगा, सही है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और माइनस लिख देंगे 3abc, अब प्लस लिख देंगे 3abc, लिख सकते हैं इसे। माइनस 3abc सब्ट्रैक्ट कर दिया और 3abc ऐड कर दिया। अब लोग ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जानते हो इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है? इसका फैक्टराइजेशन होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है, ठीक है, और प्लस 3abc तो पहले से ही है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी निकालना है, a प्लस बी प्लस सी कैसे निकालोगे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। अब देख सकते हैं इसका वैल्यू 1 के इक्वल है और ये 0 है, तो ये वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहां से आप a प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो 1 के इक्वल आएगा। याद रखना प्लस माइनस 1 नहीं लिखा हूं, ये सब ध्यान रखना है। प्लस माइनस 1 क्यों नहीं लिखा हूं? माइनस 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चंस में मेंशन है कि एबीसी पॉजिटिव डिस्टिंक्ट है, तो दो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट का सम नेगेटिव कैसे हो सकता है, इसलिए माइनस 1 को रिजेक्ट कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी 1 आ गया तो ये 1 हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लोगे तो ab प्लस bc प्लस c 0 है, और प्लस 3 और abc का वैल्यू 1 के इक्वल है, ये 1 प्लस 3 ये 4 के इक्वल होगा। अब कंपेयर करो, देखो एडवांस का क्वेश्चंस कैसे रहता है।
क्या लगता है इतना टफ है कि नहीं ब्रेक कर सकते इस टाइप के क्वेश्चन को? 3 से 4 क्वेश्चन आपको अनलॉक करना रहता है। बहुत लोगों को वैसे ही डर बैठा दिया जाता है कि एडवांस मेंस, अरे बच्चा है, मेंस तो बोल लो कि एबीसीडी जैसा है। एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको बनाना रहता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, बेसिक कंसेप्ट, तो इजीली आप एडवांस के भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो। समझ गए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? रब करें इसको, किसी को कोई प्रॉब्लम? दिव्यांशु, अक्षित और रानी को छोड़ करके किसी को कोई दिक्कत? बन गया ना? दिव्यांशु को भी बन गया, चलो ओके, रब करते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो दूसरा मैट्रिक्स आपका आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स ये क्या होता है? आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा इफ आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be idempotent matrix if A square equal to A। अगर A स्क्वायर दो मैट्रिक्स को, उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और मैट्रिक्स में अगर कोई चेंज नहीं हो तो उसको आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई एग्जांपल बता सकता है वैसा कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है जो जिसको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट मैट्रिक्स, गुड, यूनिट मैट्रिक्स होगा? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे। एज फॉर एग्जांपल आई स्क्वायर इक्वल टू आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स होगा, उसके अलावा भी बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकते हैं। जैसे मैं दे दूं कि ये क्वेश्चन कि सो दैट द मैट्रिक्स A equal to 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 is idempotent। मुझे प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स जो होगा आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 3। तो क्या करोगे? इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो हम लोग ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, तो ए इंटू ए, तो मैट्रिक्स जो है 2 minus 4 और -1 3 4 और फिर 1 -2 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, 2 -2 -4 -1 3 4 और फिर 1 -2 -3, ठीक है ना? तो बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 और +2 और 6 और 6 -4 तो नहीं आ जाएगा 2। देखना जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो इस मैट्रिक्स एज इट इज उसी के तरह आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद भी, यानी ए के इक्वल आ गया। तो कंफर्म हो गया कि ए स्क्वायर जो है ए के इक्वल आ रहा है। तो प्रूफ हो गया कि ये मैट्रिक्स क्या होगा? आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, समझे सभी लोग? आइडोम्पोटेंट। देखो उसके बाद आइडोम्पोटेंट के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स जो होगा आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को बोलोगे? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be involuntary matrix if A square equal to I। जहां I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी दो मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, अगर वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। और ध्यान रहे, अभी तक जो भी मैट्रिक्स मैं बताया हूं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
या आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्स नेसेसरली स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, समझे? इसमें एक चीज ध्यान ये रखना है कि इसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू जो होता है ना ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। जैसे a स्क्वायर का डिटरमिनेंट्स वैल्यू i के डिटरमिनेंट्स के इक्वल करोगे, इसको लिख सकते हो डिटरमिनेंट्स ऑफ a का होल स्क्वायर, और i का डिटरमिनेंट्स 1 होता है, तो यहां से डिटरमिनेंट्स ऑफ a क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखना जितने भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हैं उसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू आइदर 1 होगा या नहीं तो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, ले क्वेश्चंस जैसे मैं प्रूफ करने के लिए दे रहा हूं कि सो दैट द मैट्रिक्स A इक्वल टू -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 is involuntary। ठीक है, इसको मुझे प्रूफ करना है कि एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 प्रूफ करना है कि एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, a स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, यानी a को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम मैट्रिक्स से, -5 -8 0 3 5 0 और 1 2 -1। क्या लगता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये किसके इक्वल आएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और -24 ये 1 हो जाएगा, और इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 40 और ये -40 और फिर ये 0 ही हो जाएगा, तो ये 0। देखना इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। इससे ये कंफर्म हो जाएगा जो मैट्रिक्स ए होगा वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा, और अगर आई के इक्वल नहीं आता है तो उसको बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो टाइप करो, तब तक मैं पिक ले लेता हूं। नो डाउट ना, चलो ओके रब करते हैं इसको। आइडोम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी और एक और मैट्रिक्स होगा जिसको हम लोग बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये जो फोर्थ होगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये होगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी nilpotent matrix। ठीक है, is said to be nilpotent matrix of order n if there exists, ठीक है, if there exists a least positive integer n such that a to the power n equal to 0। हाँ दिव्यांशु एकदम सही बोले हो, लेकिन वो सारे ऑल मैट्रिक्स मत बोलो, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे जिसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू आइदर 1 होगा या -1, दोनों हो सकता है, आइदर 1 होगा कि -1, उस सारे मैट्रिक्स को हम लोग इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। nilpotent matrix, a square matrix is said to be nilpotent matrix of order n if there exists a least positive integer n such that a to the power n equal to 0। 0 का मतलब नल मैट्रिक्स होगा, मतलब लिस्ट होना चाहिए n। मतलब मान लो a स्क्वायर अगर 0 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे nilpotent matrix of order 2 होगा। अगर a के पावर 3 पे 0 आता है तो हम बोलेंगे nilpotent of order 3 होगा। मतलब सबसे लिस्ट वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू n का जिससे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते करते 0 हो जाए।
अगर मान लो ए स्क्वायर 0 आता है तो नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 2 बोलेंगे। अगर ए क्यू 0 आता है, अगर ए क्यू 0 आता है तो नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 3 बोलेंगे। लेकिन वो लिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, तो एन का वैल्यू लिस्ट होना चाहिए। जैसे इस पे मैं क्वेश्चंस कि प्रूव दैट या शो दैट मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 is a nilpotent matrix ऑफ ऑर्डर 3। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स जो होगा, हाँ एग्जांपल ले लेता हूं अर्चित। सो दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 होगा। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो क्या मुझे प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ ये करना पड़ेगा कि ए के पावर क्यू क्या होना चाहिए, नल मैट्रिक्स से इक्वल आना चाहिए। तो प्रूफ हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स क्या होगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो ए क्यू तो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, ए स्क्वायर निकालोगे। तो बताओ ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? मतलब इसमें जो है ना मल्टीप्लिकेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग है तो फिर बहुत इजीली आप बना सकते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। तो बताओ ये 1 1 3 हो जाएगा और 5 2 6 हो जाएगा और -2 -1 -3 हो जाएगा। क्या लगता है मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 5 6 और 6 और -6 तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और +2 3 और 3 और -9 तो 3 -9 -6 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और +6 9 और 9 और -9 ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, इसको निकालोगे तो देखना ए स्क्वायर जो है अच्छा ये फर्स्ट रो 1 और ये +2 3 और -3 सॉरी ये 0 ही होगा। ठीक है ना? तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखना इस तरह से आएगा 3 3 9 और फिर उसके बाद आएगा -1 -1 -3। तो करना मल्टीप्लाई इसको, फिर उसी तरह से ए क्यू निकालोगे तो ए क्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 0 0 0 3 3 9 और -1 -3 और इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए जो है वो बेसिकली 1 1 3 और फिर उसके बाद 5 2 6 और फिर -2 -1 -3 के इक्वल है। तो बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सारा तो 0 नहीं हो जाएगा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 +15 15 +18 और -18 तो ये 0 आ जाएगा। तो देखना इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा एलिमेंट 0 आ जाएगा, यानी ए क्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो प्रूफ हो गया कि ए जो होगा नीलपोटेंट होगा। ठीक है ना? नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 3 होगा। डेफिनेशंस पता है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। ठीक है ना? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में ए ट्रांसपोज आई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताया ऑर्थोगोनल के बाद मैं बताया आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के केस में ए स्क्वायर ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताया इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स के केस में ए स्क्वायर आई के इक्वल होना चाहिए। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन कब होगा, जब एन का वो लिस्ट वैल्यू जहां पे ए टू दी पावर एन नल मैट्रिक्स के अगर इक्वल आ जाता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बोलेंगे। आकृत पॉइंट आउट करो कहीं पे दिक्कत है तो। चलिए क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूं, इसको बना के दिखाओ, मिक्स दे रहा हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन, लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स and B is a matrix such that AB equal to BA. बोला है कि so that
मुझे प्रूफ करना है कि ए इंटू बी ट्रांसपोज जो है इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए के। ये मुझे प्रूफ करना है। कोई डाउट नहीं है ना? चलो इसको बनाने की कोशिश करो, कैसे बनाओगे इसको। बोल रहा है कि ए कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है सच दैट ए बी इक्वल टू बी है। तो मुझे प्रूफ ये करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए के। एकदम सही है, ट्रांसपोज दोनों साइड ले लेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत बड़ा हिंट होगा रानी, कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस बनाना हो ट्रांसपोज लेके बनाओगे। जैसे ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये कंफर्म है कि ए अगर ऑर्थोगोनल है तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, और ए बी इक्वल टू बी ए दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वेशंस 2 में दोनों साइड ट्रांसपोज ले लोगे तो ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो हो जाएगा बी ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, और फिर ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या बताया था, उल्टा चलता है। ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। समझे सभी लोग यहां तक ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से? अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट को यूज करना है तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हो, प्री मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए बोथ साइड। तो मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लाई करोगे या तो प्री मल्टीप्लाई करोगे या नहीं तो पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू लिख सकता हूं ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए। बात समझे? दोनों तरफ मैंने क्या किया हूं, ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। और बोलोगे कि ऐसा क्यों किया? अच्छा सॉरी, ऑर्थोगोनल के केस में सॉरी ए ट्रांसपोज जो है ना, ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए, ठीक है ना, आई के इक्वल होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में ए ट्रांसपोज जो है आई के इक्वल होता है। ये मैं गलती किया था। ए स्क्वायर ए जो होगा वो इक्वल होगा आपको किस केस में, वो आपको इक्वल होगा आइडोम्पोटेंट के केस में। ठीक है ना, ऑर्थोगोनल के केस में ये कंडीशन होगा। अब यहां पे देख सकते हो ए ट्रांसपोज इंटू ए, कुछ जगह आई लिख सकता हूं क्योंकि मैट्रिक्स ए जो है ऑर्थोगोनल है, राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा। और किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझे सभी लोग? अब क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज आ चुका है। अब यहाँ पे बी ट्रांसपोज के पहले मुझे ए चाहिए, तो क्या करोगे, ए से आप प्री मल्टीप्लाई कर दो। तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए बोथ साइड, दोनों साइड आप ए से प्री मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको लिख सकता हूं ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए। समझे? दोनों तरफ मैंने ए से पहले से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहां देख सकते हो ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा, आई इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए। तो आई से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नहीं आ गया बी ट्रांसपोज इंटू ए के इक्वल, यानी ए बी ट्रांसपोज जो है इक्वल आ गया बी ट्रांसपोज इंटू ए के। और ये मुझे प्रूफ करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना हम लोग लेंगे और भी काफी नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में भी यही थ्योरी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ और मैं क्वेश्चंस लेता हूं इस पे, जिससे आपको बताऊं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है।
मेंस में बहुत इजी आता है। देखो मेंस का क्वेश्चन कैसे रहता है, जैसे अल्फा 0 1 1 और बी दे रहा है 1 0 5 1, then value of alpha for which a square equal to b is, क्या लगता है इसका आंसर होगा? तो कंसेप्ट तो वही रहता है जो ना, अब मेंस में क्या हो जाता है, नो रियल वैल्यू, कंसेप्ट वही रहेगा। मेंस में थोड़ा कम टाइम रहता है, नहीं तो एडवांस में जो है ना ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। हाँ वो भी कर सकते हो दिव्यांशु, डिटर्मिनेंट्स लेके भी कर सकते हो, उस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हो। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लेके दिखा दोगे इक्वल आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, दो डिटर्मिनेंट्स अगर इक्वल दिखा रहे हो दैट डज नॉट मीन कि दो मैट्रिसेस इक्वल होगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा, ये ट्रू होगा। लेकिन दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल है दैट डज नॉट मीन कि दो मैट्रिसेस इक्वल भी होगा। एग्री हो सभी लोग इस बात से? दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इक्वल होगा, लेकिन अगर दो मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू अगर इक्वल है तो फिर कोई जोड़ी नहीं है कि दो मैट्रिसेस इक्वल होगा। ठीक है ना? तो कोशिश करोगे जब मैट्रिसेस के फॉर्म में प्रूफ करने के लिए दिया गया है तो डिटर्मिनेंट्स ना निकाल करके मैट्रिसेस के फॉर्म में ही दिखाओगे, तो बेटर होगा ये मेथड अप्लाई करोगे, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर करके। अब आप देखो मेंस का क्वेश्चंस किस टाइप का रहता है, बहुत इजी रहता है मेंस का क्वेश्चंस। लेकिन कोई जरूरी नहीं है दिव्यांशु की ए बी अगर बी ए के इक्वल है तो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इक्वल ही होगा, वैसे होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन ये जनरलाइज मुझे नहीं लगता है कर सकते हो। क्या लगता है इसको कैसे बनाओगे? तो कुछ नहीं करना है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। ए स्क्वायर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो ए को ए से पहले मल्टीप्लाई करोगे, बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस 1 होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। और क्वेश्चंस में दे रहा है कि ए स्क्वायर बी के इक्वल है, तो ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा प्लस 1 1, और बी जो है गिवन है 1 0 5 1। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए अल्फा का? कौन मुझे बताएगा? दिव्यांश एकदम डी ऑप्शन होगा, सही है, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये 1 यहाँ तो 0 है, अल्फा अगर 1 लेते हो तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन अल्फा 1 लेने पे ये 5 नहीं आएगा, इसलिए कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। सो नो वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉसिबल, कोई भी अल्फा का वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में अगर किसी एक एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो बाकी सारे एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। सो अल्फा प्लस 1 को 5 के इक्वल करोगे तो अल्फा 4 आएगा, लेकिन अल्फा जब हम 4 पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा ही नहीं। ठीक है ना? तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, जो है ना इस बार जानते हो चांसेस उसका निकलने का बहुत ही हाइयर होगा जो इस लॉकडाउन में थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है। मैक्सिमम लोग क्या कर रहा है, वेट कर रहा है आपको लॉकडाउन खुलने का, और उन लोगों का जब तक लॉकडाउन खुलेगा सिलेबस इतना बड़ा है कि कभी नहीं उसे उतने अच्छे से कवर होगा। आप समझ रहे हो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कितना बड़ा चैप्टर है पूरा अगर पढ़े हो तो, और वो कंसेप्ट को एक पर्टिकुलर लेवल पे ले जाने के लिए और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो टाइम चाहिए आपको, अगर वो टाइम नहीं है ना तो कितना भी आप दिन रात ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ लो वो कवर अप नहीं होने वाला है। आप लोगों का जो है ना बहुत अर्ली स्टार्ट हुआ है और टाइमली कंप्लीशन भी होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो जो भी आपके नियर आपके
बैचमेट्स है उनको बोलो जुड़ने के लिए ऑनलाइन में। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट समझ गए तो कैलकुलस में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे देखो ये क्वेश्चंस एडवांस में आए थे क्वेश्चंस। इफ बोल रहा है कि p इक्वल टू दे रहा है √3/2 1/2 -1/2 √3/2 और मैट्रिक्स A है वो गिवन है 1 1 0 1 और एक मैट्रिक्स दे रहा है एंड Q जो है इक्वल है P A P ट्रांसपोज के इक्वल है और एक मैट्रिक्स X है जो कि इक्वल है P ट्रांसपोज और Q के पावर 2005 इंटू P। देन बोल रहा है कि X किसके इक्वल होगा, देन X इज इक्वल टू, ठीक है। और 4 ऑप्शंस भी दे रहा है, जैसे 1 2005 0 1 के इक्वल होगा, बी ऑप्शंस में 4 + 2005 √3 6015 2005 4 - 2005 √3 के इक्वल होगा। सी ऑप्शन में दे रहा है कि 1/4 इंटू 2 + √3 1 -1 2 - √3 के इक्वल होगा और डी ऑप्शन में दे रहा है कि 1/4 ऑफ मैट्रिसेस 2005 2 - √3 2 + √3 2005 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चंस एडवांस में आया था। P का जो वैल्यू है √3/2 हाफ -हाफ √3/2 और मैट्रिक्स A है 1 1 0 1। अब आप देखो यहां पे देखते ही आपको अटपटा लगेगा कि भाई Q के पावर 2005, ये तो असंभव है निकालना। तो मैं बताया था आपको कि जब भी Q के पावर 2005 होगा तो कहीं ना कहीं आपको एक ऑर्डर फॉलो होगा या AP GP HP फॉलो होता है। ये तो अंडरस्टूड है कि Q को अगर ये, लेकिन इससे बेटर है कि हम इस पावर को अगर ट्रांसफर कर दें किस पे, A पे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा। P का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखो ये क्वेश्चंस कुछ वैसा ही है जो लिखा हुआ था कि A कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ लिखा नहीं है ऑर्थोगोनल है, तो आप चेक करोगे कि क्या P ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है। P ट्रांसपोज निकालोगे आप, तो देखो सबसे पहले P ट्रांसपोज निकालना होगा। इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, √3/2 1/2 और -1/2 √3/2, क्योंकि ये कंसेप्ट मुझे यूज होगा। बताओ मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये 3/4 और +1/4 ये 1 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 1, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। सो P ट्रांसपोज जो है ना I के इक्वल आ रहा है। तो मेन कंसेप्ट इसमें यही था। अब उसके बाद देखो कैसे हम लोग बनाते हैं। X किसके इक्वल है, X इक्वल है P ट्रांसपोज Q के पावर 2005 इंटू P के इक्वल है। इसको मैं लिख सकता हूं P ट्रांसपोज Q इंटू Q के पावर 2004 इंटू P, ठीक है। एक Q को मैंने यहां पे लिख दिया और Q के पावर 2004। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या लिख रहा हूं, P ट्रांसपोज इनटू, और इस Q का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो। Q का वैल्यू क्या है, P ट्रांसपोज के इक्वल है और Q के पावर 2004 इनटू P, समझे। तो एक Q का वैल्यू यहां मैंने पुट कर दिया और Q का जो वैल्यू है किसके इक्वल है, P ट्रांसपोज के इक्वल है। अब गौर करो P इंटू P ट्रांसपोज जो है I के इक्वल है। इसको लिख सकता हूं I इंटू A इंटू P ट्रांसपोज और Q के पावर 2004 इंटू P। तो I से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो Q के पावर 2004 इंटू P हो जाएगा। गौर करो क्या था और क्या आ गया। एक बार मैं और करता हूं जिससे कि आपको ऑर्डर पता चल जाए। देखो फिर से मैं इसको लिख रहा हूं, इसको मैं फिर से लिख सकता हूं A P ट्रांसपोज और Q इंटू Q के पावर 2003 इंटू P। एक Q का पावर मैंने घटा दिया और एक Q यहां पे लिख दिया, ठीक है ना। इसको लिख सकता हूं कि A P ट्रांसपोज और फिर Q का वैल्यू, Q किसके इक्वल है, Q का वैल्यू P ट्रांसपोज के इक्वल है, इसमें पुट कर दोगे तो P ट्रांसपोज इंटू Q के पावर 2003 इंटू P एज इट इज रहेगा।
बात समझे? इस Q का वैल्यू P P ट्रांसपोज पुट कर दिया और Q के पावर 2003 एज इट इज है और ये P एज इट इज है। अब यहां से देख सकते हो ये किसके इक्वल आएगा? अगेन P P ट्रांसपोज I के इक्वल आ जाएगा। P P ट्रांसपोज I के इक्वल ये I हो गया, तो I से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं होगा, तो A इंटू A क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा इंटू P ट्रांसपोज Q के पावर 2003 और इंटू P हो जाएगा। समझ में आया यहां तक सभी लोगों को? एक बार सभी लोग टाइप कर दो कोई भी स्टेप में, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ टाइप करो सभी लोग। यहां तक समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम अक्षित, नो प्रॉब्लम साहिल, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष, ईशान, ईशान बहुत साइलेंट है। अभिषेक, अनु, समझे यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ओके। एक चीज गौर कर रहे हो, Q का पावर अगर जैसे 2005 था, अगर Q का पावर 2004 किए तो A आ गया, फिर 2004 से अगर पावर 2003 किया है तो A स्क्वायर आ गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यानी Q के पावर को जब घटा रहे हैं तो वो पावर ट्रांसफर कौन ले रहा है? A ट्रांसफर होते जा रहा है। यहाँ 2003 है, यहाँ 2 है, इसका सामने आएगा 2005। यहाँ पे देखो Q का पावर 2004 है और A का पावर 1 है, तो 1 प्लस 2004 2005। यानी जैसे ही हम Q के पावर को सबट्रैक्ट डिक्रीज कर रहे हैं तो वो पावर पूरी तरह से ट्रांसफर हो जा रहा है किस पे? A पे। तो उसी तरह से लिखते जाओगे, बनाते जाओगे, इसको पावर को घटाते जाओगे तो नहीं लिख सकता हूं कि x जो है अगर 2005 हो जाएगा तो पूरी तरह से Q के पावर 0 हो जाएगा, पूरा ट्रांसफर हो जाएगा पावर A पे। ये समझ में आया? तो Q का पूरा ट्रांसफर पावर हो जाएगा A पे। अब Q के पावर 0 क्योंकि 1 होता है तो A के पावर 2005 और P ट्रांसपोज इंटू P, P ट्रांसपोज इंटू P I के इक्वल होता है, तो I लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो A के पावर 2005 के इक्वल होगा। यानी जो मैट्रिक्स X होगा वो इक्वल होगा A के पावर 2005 के। अब देखो A के पावर 2005 निकालना है, कैसे हम निकाल देते हैं? सबसे पहले आप A स्क्वायर निकालोगे, A इंटू A, तो बताओ ये क्या होगा? 1101 और 1101। क्या लगता है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और ये 0 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर AQ निकालते हो तो इसको लिखेंगे A स्क्वायर इंटू A, A स्क्वायर जो है 1201 और ये है 1101, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1301। तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर A स्क्वायर निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 हो रहा है, अगर AQ निकाल रहे हैं तो यहाँ 3 हो रहा है, बाकी सब एलिमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। 101 ये सब एलिमेंट एज इट इज है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम 2005 निकालेंगे तो क्या होगा? ये मैट्रिसेस 1 2005 हो जाएगा, ठीक है ना? 01 और अदर एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। समझे? इसका ए ऑप्शन होगा। हाँ सही है साहिल, ये ऑप्शन एडवांस का क्वेश्चन है, ये एकदम पैटर्न निकालेंगे। जानते हो 3 से 4 क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस अगर आप निकालते हो, बना देते हो ना, तो एडवांस आपका 100% क्लियर है। मैं खुद आपको आईटी जो किया था 35% पे मैं किया हूं आईटी। तो आप लोग मेहनत करो, एकदम निकलेगा। मुझे आशा है कि आप लोग निकालोगे। टेस्ट सभी लोग दोगे, ठीक है ना? तो एक क्लास मैं और लूंगा जो कि प्योरली क्वेश्चंस में लूंगा आपको, ठीक है ना? एक तरह से मैं रिवीज करवा दूंगा आपको। तो चलो कल टेस्ट सभी लोग दोगे, ठीक है ना? लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं और एक बुक रखे हैं सिंगेज, और अटेम्प्ट मैं एक ही दूंगा, ठीक है ना? एक से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दूंगा। मैं वैसे 3 अटेम्प्ट देता हूं, लेकिन इस बार मैं एक ही अटेम्प्ट दूंगा। तो इसलिए मोबाइल को कोशिश करोगे, फोन रिसीव नहीं करोगे, नहीं तो अपने आप सबमिट हो जाता है टेस्ट। ये सबको ध्यान में रखोगे। वैसे मैं लिख दूंगा आपको जो भी बातें होगी डिटेल में ऐप पे, ठीक है ना? चलो यहीं पे एंड अप कर रहे हैं।